देखेंगे तो इस देश को बनाने वाले हम लोग हैं, तो फिर हमें एक्नॉलेज क्यों नहीं किया गया? चाहे अहीर रेजिमेंट की बात कर लीजिए, गुजर रेजिमेंट की बात कर लीजिए, चाहे किसी और रेजिमेंट की बात कर लीजिए, वो हमारी पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। जब हम योगदान दे रहे हैं तो हमारी पहचान को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? रेजिमेंट्स पहले से मौजूद है इस तरीके की, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है। तो इस जनवरी और 15 अगस्त को कुछ नारे हम अपने स्कूलों में लगाते थे, उसमें कभी किसी आदिवासी आइकॉन का नाम आपने सुना जिसके नाम पर जयकारे लगे हों? कभी किसी दलित का नाम सुना जिसके नाम पर जयकारे लगे हों? नहीं लगते हैं। हमारी पहचान सिर्फ हमारे एक सांसद से ना हो, सिर्फ एक सांसद से ना हो, हमारी पहचान इस बात से भी होनी चाहिए कि इस देश की रक्षा भी हम करते हैं और हमारी रेजिमेंट का नाम पर्टिकुलर है। जाति के नाम पर जो है कमर में झाड़ू तो बांधा जा रहा था, गले में मटका तो बांधा जा रहा था, छुआछूत तो की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि नगीना से सांसद साहब ने उठा करके कोई अपराध किया है, ये भी बात नहीं है। अगर चंद्रशेखर साहब कोई बात कह रहे हैं और वो उसको सदन पर उठा रहे हैं और अगर किसी को लगता है राजनीति है, तो ऐसी राजनीति का स्वागत किया जाना चाहिए। दरअसल सांसद साहब अपना हिस्सा जो सेना में वो भी क्लेम कर रहे हैं। साहब की पुस्तक है जाति उन्मूलन, वो पढ़नी चाहिए। तो उन जो लोग ये बात कहते हैं कि हम जाति को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें सबको बाबा साहब की पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। उनके दिमाग का सारा भ्रम भी दूर हो जाएगा और बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता भी उनको मिल जाएगा। हमारा देश है, ये देश को बनाने वाले हम लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे नाम पर होना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी वहां होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। संसद सत्र के दौरान यूं तो रेजिमेंट की तमाम मांगे उठती भी रही हैं, लेकिन एक बार फिर से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 3 रेजिमेंट की मांग की है। इससे पहले भी वो तमाम रेजिमेंट की मांग करते रहे हैं, लेकिन मुख्य मांग यही है, चमार रेजिमेंट, गुर्जर रेजिमेंट और अहीर रेजिमेंट। हालांकि मुस्लिम रेजिमेंट की भी मांग उन्होंने पुराने सत्र में की थी। अब जब रेजिमेंट की मांग उठने लगी है तो इस पर विवाद होना तो लाजमी था। पब्लिक ओपिनियन की चर्चाएं तो आप लगातार मेरे माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तथ्यों के आधार पर यह जान लेना कि रेजिमेंट क्यों आवश्यक है, क्या कुछ चुनिंदा लोगों को रेजिमेंट देना बहुजन समाज में ही फूट डालने जैसा है, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। तो मुझे सीधा लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जितेंद्र मीना जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बखूबी आप इन्हें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे, सुनते होंगे, और सर की बुक है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। जब मैंने इसका टाइटल पढ़ा तो मुझे लगा चर्चा तो फिर और लाजमी हो गई है। ये रेजिमेंट की जो मांग की जा रही है संसद के अंदर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत जरूरी मांगों में से एक मांग है, क्योंकि इस देश में जिन तबकों को, जो सबसे मेहनती कौम थी, जिनका इस देश को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान था, उन्हें लगातार साइडलाइन किया गया और वो अलग अलग फील्ड्स में, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हम लोग देखते हैं तो वहां एक रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन फौज में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। लिहाजा हम तो इस देश को क्लेम करते हैं कि हमारा देश है, ये देश को बनाने वाले हम लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे नाम पर होना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी वहां होनी चाहिए, और इसीलिए वो मांग की जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये मांग की गई है, ऐसा नहीं है कि नगीना से सांसद साहब ने उठा करके कोई अपराध किया है, ये भी बात नहीं है। कानून सम्मत मांग है। रेजिमेंट्स पहले से मौजूद हैं इस तरीके की, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, तो रेजिमेंट्स पहले से हैं। इट मींस कि न्याय तो जो है कानून से बाहर नहीं जा रही है, संविधान के दायरे में सारी की सारी चीजें हो रही है। दरअसल सांसद साहब अपना हिस्सा जो सेना में वो भी क्लेम कर रहे हैं, ये एक बड़ी चीज है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि इस देश में हम सिर्फ मतलब किसी एक फील्ड में नहीं, हम कुर्बानी देने में भी आगे हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने भी दिया है, हम कहीं पीछे नहीं हैं। तो इस देश को बनाने वाले हम लोग हैं, बचाने वाले भी हम लोग हैं, इसलिए हमारी हिस्सेदारी वहां पर भी होनी चाहिए जो इस देश को आए दिन हर तरीके के खतरों से बचाते हैं, और इसीलिए इस मांग का हम लोग समर्थन करते हैं। जी अच्छा, आपने रेजिमेंट की बात की और संसद में जैसे ही ये मुद्दा चला तो मुझे लगा पब्लिक ओपिनियन कर ली जाए। तो तमाम लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि एससी समुदाय में या एससी एसटी ओबीसी बहुजन समुदाय में केवल अहीर तो आते नहीं है, गुर्जर और चमार तो आते नहीं है, तमाम पाल भी आते हैं। पाल साहब का इंटरव्यू भी देखा होगा आपने, तो बताइए कह रहे ये तो फूट डालने जैसा काम कर दिया इन्होंने। देखिए, राजनेता है, राजनीति ही करता है, राजनीति के माध्यम से ही समाज बदलता है। अब राजनेता को आप सब्जी बेचने तो नहीं लगा सकते। कौन आदमी है जो सांसद है और राजनीति नहीं कर रहा है इस देश में? वो राजनीति उसका पेशा है, वो राजनीति के माध्यम से समाज को कुछ संदेश देना चाहता है।
तो अगर चंद्रशेखर साहब कोई बात कह रहे हैं और वो उसको सदन पर उठा रहे हैं, और अगर किसी को लगता है ये राजनीति है, तो ऐसी राजनीति का स्वागत किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ। और मैं ये कहूंगा कि हर तबके के जो लोग, खास करके बहुजन तबके, उनको, हर किसी सांसद को इस मांग का समर्थन करना चाहिए और मांगे और उठानी चाहिए, अपने अपने हिस्से की मांग उठानी चाहिए। क्यों हम इसके विरोध में जाएं? क्योंकि ऑलरेडी हम कुर्बानी तो दे ही रहे हैं, तो हम उसे एक्नॉलेज क्यों ना करें? ये जो एक्नॉलेजमेंट की जो लड़ाई है, ये क्लेम की जो लड़ाई है, और दरअसल इस बात को एक्सेप्ट करने की, पब्लिकली एक्सेप्ट करने की जो लड़ाई है, इसमें हमारे लोग बहुत पीछे हैं। हम कुर्बानी देते हैं, हम हर कुछ करते हैं, लेकिन ना तो हम क्लेम कर पाते हैं और सामने वाला उस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करता है। अब हमें क्लेम तो करना ही है, लेकिन हमें यह बताना भी है कि हम ये काम कर रहे हैं, ताकि हम उसमें अछूते ना रहें कि कुछ 4 लोग, कुछ 5 लोग, कुछ 6 लोगों का नाम 10 साल और 20 साल बाद आता है कि भाई यही प्रमुख राजनेता थे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, इस देश को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जबकि देने वाले तो हमारे लोग भी हैं, बट हमारे लोग इस जगह, इस मायने में पीछे रह जाते हैं कि वो क्लेम नहीं कर पाते हैं और उस क्लेम को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करा पाते। अगर सांसद साहब इस काम को कर रहे हैं तो एकदम बहुत अच्छी बात है और हर किसी को करनी चाहिए और उस बात का समर्थन भी करना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि राजनीति है, तो ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए और उसका स्वागत भी होना चाहिए। कह रहे हैं इस हिसाब से अगर सभी लोग हिस्सेदारी मांगने लगेंगे तो सरकार किसनों को हिस्सेदारी देगी? बिल्कुल देनी चाहिए। इस देश में 144 करोड़ नागरिक हैं, हर किसी का इस देश में उतना ही हक है जितना प्रधानमंत्री का है, जितना किसी बीजेपी के व्यक्ति का हक है, उतना ही दूसरे व्यक्ति का भी हक है। तो अगर कोई एक आदमी भी अपने हक में बात कर रहा है, कानून तो ये कहता है ना कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, सबको बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो दीजिए हिस्सेदारी। इसमें क्या बुराई है भाई? जाति की बात अगर होती है तो जाति हमने बनाई नहीं, आज की बनी हुई है नहीं, जिसने बनाई उससे जाके सवाल करो, भाई ऐसा काम क्यों किया कि 2000 साल बाद जाके तकलीफ हो किसी को? तो जिन्होंने बनाई उससे ये सवाल किया जाना चाहिए। और अगर ये आज सवाल हो रहा है तो आप चाहते हैं कि जाति खत्म हो तो कीजिए खत्म। फिर प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, फिर उन्होंने ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि हमारी कैबिनेट में इतने ओबीसी, इतने दलित, इतने आदिवासी। उन्हें फिर तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि हमने आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति बना दिया। जाति से इतनी ही तकलीफें हैं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। कह रहे हैं अगर आपको जाति सच में खत्म करनी है तो आरक्षण छोड़िए जनाब, आप लोग आरक्षण छोड़ेंगे जाति खत्म होगी। ये विवाद का विषय बड़ा लंबा है और तमाम मैंने चर्चाएं भी की हैं। जाति जो है आरक्षण छोड़ने से खत्म नहीं होगी। आरक्षण की कहानी कितनी पुरानी, 75-78 साल पुरानी। जाति तो 2-2.5 सालों से है। आरक्षण किसके पास था? जिनको 75 साल में आरक्षण मिला उनको तो 75 साल पहले तो कोई आरक्षण नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में तो कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन जाति तो थी। जाति के नाम पर जो है कमर में झाड़ू तो बांधा जा रहा था, गले में मटका तो बांधा जा रहा था, छुआछूत तो की जा रही थी। तो इसका मतलब जाति का आरक्षण से तो कोई रिश्ता है नहीं। जाति का रिश्ता तो किसी और चीज से है। अगर आपको जाति खत्म करनी है तो आरक्षण को खत्म करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने बहुत सारी चीजें बताई है। मैं ये कहूंगा कि इस सवाल का जवाब किसी एक लाइन में खोजने की बजाय जो बाबा साहब की पुस्तक है जाति उन्मूलन, वो पढ़नी चाहिए। तो उन जो लोग ये बात कहते हैं कि हम जाति को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें सबको बाबा साहब की पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। उनके दिमाग का सारा भ्रम भी दूर हो जाएगा और बाबा साहब का बताया वो रास्ता भी उनको मिल जाएगा और वो दोबारा इस तरीके का सवाल भी नहीं करेंगे और जाति कैसे खत्म हो इस दिशा में काम भी करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब आपने किताब की चर्चा कर दी है और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि किताब का नाम है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, जो कि डॉक्टर जितेंद्र मीना ने ही लिखी है। बताइए इस किताब को लिखने की पहले तो वजह। देखिए बहुत सिंपल सी वजह ज्योति, इस देश को बनाने, जो अभी हम बात कर रहे थे, इस देश को बनाने वाले हम सबके पुरखे हैं, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसे किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। बाबा साहब को एक्नॉलेज करते करते आज 70-75 साल हो गए। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब को हम आम जनमानस में इस्टेब्लिश कर पाए हैं, बहुत मुश्किल से और बहुत तमाम तरीके के प्रयास होने के बाद। लेकिन आदिवासियों के मामले में वो चीज आज तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। राष्ट्र निर्माताओं के नाम पे बात कीजिए तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को कुछ नारे हम अपने स्कूलों में लगाते थे,
उसमें कभी किसी आदिवासी आइकॉन का नाम आपने सुना जिसके नाम पर जयकारे लगे हों? कभी किसी दलित का नाम सुना जिसके नाम पे जयकारे लगे हों? नहीं लगते हैं। इसीलिए उस चीज को जब हम लोग देखेंगे तो इस देश को बनाने वाले हम लोग हैं, तो फिर हमें एक्नॉलेज क्यों नहीं किया गया? इस राष्ट्र को बनाने वाले हम लोग हैं तो हमें एक्नॉलेज किया जाना चाहिए था। मैंने लास्ट में इस किताब के अंत में लगभग ये जो 3-4 पन्ने हैं, इसमें भारत के जो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जो आदिवासी विद्रोह थे उनकी एक सूची दी है। इसमें मैं आपको बताऊं तो 150 से ज्यादा जो आदिवासी विद्रोह इन 200-250 सालों में हुए, ये तो वो हैं जिनको मैं दर्ज कर पाया हूं। ऐसे और भी होंगे जो मैं नहीं पकड़ पाया या जिनको मैं दर्ज नहीं कर पाया हूं। 150 तो मैंने दर्ज कर लिया। आप अंदाजा लगाइए, अगर 150 आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत में हुए हैं आदिवासियों के, और अगर उसमें से किसी को भी वो जगह नहीं मिली राष्ट्र निर्माण के नाम पर या राष्ट्र निर्माता के नाम पर, तो ये सच में सोचने लायक बात है। और हमने देखा विश्वविद्यालयों में पढ़ते हुए, तमाम तरीके की किताबों से जब गुजरते हैं तो देखते हैं कि उसमें आदिवासियों को वो हक नहीं मिला राष्ट्र निर्माता के तौर पर, और इसीलिए किताब लिखी गई। इस किताब में बेसिकली मैंने लगभग 8 राज्यों के 12 आदिवासी नायकों को, पुरखों को शामिल किया। बहुत लंबी लिस्ट है, सबको शामिल करना एक किताब में एक व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं है, लेकिन जिन 12 को मैंने शामिल किया, जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि किस किस लेवल पर जाकर के आदिवासी आइकन्स लड़ रहे थे हमारे पुरखे, और वो किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत को अपने अपने इलाके से खत्म कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात कही कि हमें भी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें भी जयकारे लगवाने हैं? जैसा आपने कहा कि तमाम अन्य नेताओं के लगे या बड़े बड़े चेहरों के लगे, लेकिन आदिवासी समाज के नहीं लगे, तो क्या ये जयकारे या हिस्सेदारी की लड़ाई है? सिर्फ जयकारे नहीं, हमारा जो ड्यू शेयर है, हमारा जो बकाया है, इतिहास की किताबों में, पब्लिक मेमोरीज में हम उसको क्लेम कर रहे हैं। हम जयकारे से ज्यादा इस बात में भरोसा करते हैं कि जितने आदिवासी नायक हैं, जितने भी दलित समाज के नायक हैं, जितने भी पिछड़े समाज के नायक हैं, जितने भी किसान कमेरे कौम के नायक हैं, हर किसी के बारे में जानकारी हमारी आम जनता तक हो, उसकी पब्लिक मेमोरी में हो। जैसे वो उनके नारे लगा रहा है कुछ 2-4 चुनिंदा लोगों के, और उनके बारे में ज्यादा नहीं तो 2-4 लाइनें वो जानता है। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आदिवासी समाज के नायकों की कहानियां भी उन लोगों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। और ये जयकारा सिर्फ किसी मंच पर सजने के लिए नहीं, ये जयकारा उस पब्लिक मेमोरी में इस बात को याद दिलाने के लिए है कि हमने भी कुर्बानियां दी हैं इस देश को बनाने में। सिर्फ चंद लोगों का ये देश नहीं है। और उसके साथ साथ ये उन लोगों को भी चेतावनी है जिन्होंने इतिहास लिखने का काम किया और आदिवासी नायकों को अपनी किताबों में जगह नहीं दी। हम बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे थे कि हाशिए पर रखा गया, हाशिए पर रखा गया। आदिवासी तो वो है जो हाशिए पर भी नहीं है, वो उस फ्रेम में ही नहीं है, वो फ्रेम से बाहर है, फ्रेम में है ही नहीं, फ्रेम में ही नहीं है। इनमें जिन 12 आदिवासी नायकों का मैंने जिक्र किया है, जितने भी पाठक आपके हैं, उसमें अधिकतम वो 2 लोगों के बारे में जानते होंगे। 10 ऐसे हैं जिनका उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा। मैं एक नाम बताता हूं, गुंडाधुर। कोई नहीं जानता गुंडाधुर कौन है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने बस्तर रियासत में जो है अंग्रेजी हुकूमत और राजा की रियासत दोनों को खत्म कर दिया अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, और रियासत पर कब्जा किया। और वो कब्जा ऐसा था कि बहुत लंबे चला यार शासन, बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन वो चीज इस बात को साबित करती है कि इस देश को आजाद कराने के लिए आदिवासियों ने 3 स्तर की लड़ाइयां लड़ी। हम लोग कहते हैं कि हम लड़ाई आजादी की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, आदिवासियों ने 3 स्तर पर लड़ी। अंग्रेजों से तो लड़ी ही लड़ी, देसी राजा महाराजाओं से भी लड़ी और दिकुओं से भी लड़ी। दिकु माने जो गैर आदिवासी थे, जो महाजन थे, साहूकार थे, ठेकेदार थे, जमींदार थे, व्यापारी थे, सूदखोर थे, जो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग थे, उन सबसे भी तो लड़ाई लड़ी।
अच्छा, जाहिर तौर पे मैं ये किताब आपको रिकमेंड भी करूंगी बाकायदा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, या फिर रेजिमेंट की बात करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक, तो मुझे आप 2 सबसे बड़े कारण बताइए कि रेजिमेंट इसलिए आवश्यक है। देखिए, हर लिहाज से आवश्यक है। ये एक चीज कि ये पहचान का भी मामला है। हमारी पहचान सिर्फ किसी एक गली और मोहल्ले तक नहीं हो। हमारी पहचान सिर्फ हमारे एक सांसद से ना हो, सिर्फ एक सांसद से ना हो। हमारी पहचान इस बात से भी होनी चाहिए कि इस देश की रक्षा भी हम करते हैं और हमारी रेजिमेंट का नाम पर्टिकुलर है। वो चाहे अहीर रेजिमेंट की बात कर लीजिए, गुजर रेजिमेंट की बात कर लीजिए, चाहे किसी और रेजिमेंट की बात करें, वो हमारी पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। जब हम योगदान दे रहे हैं तो हमारी पहचान को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। आदिवासी कहते हैं ना कि भाई हम किसी धर्म के दायरे में नहीं है। हमारे लोग हिंदुइज्म को भी फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को भी फॉलो कर रहे हैं, सिखिज्म को भी फॉलो कर रहे हैं, जैनिज्म को भी फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इनमें से किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग करें, वो पहचान की बात करें। सेम उसी तरीके से जैसे आदिवासी धर्म कोड की मांग करें, हमारी जो बटालियन है वो पहचान से, रेजिमेंट जो है वो पहचान से जुड़ी हुई चीज है। दूसरी चीज, इसके साथ साथ हम एक चीज और क्लेम करते हैं। सिर्फ पहचान तो एक बात हो गई, हम इसके बाहर जाकर के उन तमाम लोगों को ये बात भी बताना चाहते हैं जो बाकी के फील्ड्स में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, जहां हमारे लोग हैं जिन्हें आए दिन प्रताड़ित किया जाता है अलग अलग तरीके से कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं इस देश में। उसको भी आत्मसम्मान दिलाने वाला काम है, उसको भी पहचान दिलाने की कोशिश ये है ताकि वो किसी से डर करके दब करके ना रहे, और उसी पहचान की ये सारी की सारी लड़ाई है। जी, पहचान और स्वाभिमान की ये लड़ाई है। और मुख्य तौर पर जिस प्रकार से प्रोफेसर जितेंद्र मीना से मैंने बातचीत की, मुझे पता है बतौर दर्शक आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपने नहीं, अब ये किताब क्योंकि अब कहाँ कहाँ उपलब्ध हो जाएगी? ये देखिए, ऑनलाइन अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। डॉक्टर जितेंद्र मीणा सर्च करेंगे तो वहां पर भी आ जाएगी, और किताब का टाइटल राष्ट्र निर्माण में आदिवासी सर्च करेंगे तो वहां पर भी उपलब्ध हो जाएगी। और देश के खास करके नॉर्थ इंडिया के जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसमें जो प्रमुख शहर हैं वहां पर ये किताबें भेजी जा चुकी है। अगर किसी शहर में ये उपलब्ध नहीं है, किसी वजह से कोई साथी अमेजोन से भी ऑर्डर नहीं कर पा रहा है, वो ऑनलाइन मैं अगर कहें तो मैं नंबर बोल दूं, वो वहां से भी ऑर्डर कर सकता है। एक नंबर है, वो नोट कर लें, 8743060284 8743060284। इस नंबर पर कॉल करके भी, ये प्रकाशन वालों का ये नंबर है, वहां से वो अपनी कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं और शहर भी बता सकते हैं। और इस जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में भी अगर वो देंगे तो वहां से भी हम लोग उनको कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और वहां भी किताब उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, आप कमेंट बॉक्स के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस इंटरव्यू के बारे में भी। और अगर ये किताब आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, और पढ़ने के बाद भी मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या कुछ आपको इस पूरी किताब में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा है। और अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया रही तो हम एक बार फिर से इस विषय पर बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताइए। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से इतना तो समझ आ गया होगा कि रेजिमेंट क्यों आवश्यक है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।